हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों। यह वीडियो एमएसएमई और एसएमई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए विशेष रूप से विकसित एवं निर्मित किया गया है, जिसे राजीव और जगवंत द्वारा उनके विस्तृत औद्योगिक अनुभव और परामर्श कार्य के आधार पर तैयार किया गया है। आपसे अनुरोध है कि अधिकतम व्यावसायिक लाभ प्राप्त करने हेतु इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक परिदृश्य में किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का केवल संचालन पर्याप्त नहीं है। आवश्यकता है स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन की, ऑपरेशनल एक्सीलेंस की और प्रॉफिटेबिलिटी ड्रिवन माइंडसेट की। एक लघु अथवा मध्यम स्तर की मैन्युफैक्चरिंग इकाई को उच्च लाभदायक उद्यम में रूपांतरित करना सिर्फ कड़ी मेहनत का परिणाम नहीं होता। यह एक संरचित सोच, डेटा आधारित निर्णयों और ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट की मांग करता है। लाभप्रदता का वास्तविक आरंभ ऑपरेशंस से पहले माइंडसेट से होता है। जब संगठन का नेतृत्व प्रचुरता, संभावनाओं और विस्तार में विश्वास विकसित करता है, तो वही सोच प्रोसेस इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, क्वालिटी एनहेंसमेंट और मार्केट पोजीशनिंग में परिवर्तित होने लगती है। यह मानसिक परिवर्तन दीर्घकालिक स्थिरता और स्केलेबल ग्रोथ की आधारशिला सिद्ध होता है। नमस्कार। अधिकांश एसएमई और एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या तो पारिवारिक व्यवसाय के रूप में संचालित होती हैं या फिर एक ही व्यक्ति के नेतृत्व पर निर्भर होती है। व्यवसाय की शुरुआत करना स्वयं में अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य है। पूंजी की व्यवस्था, संसाधनों का प्रबंधन, बाजार में स्थान बनाना, इन सभी चरणों से गुजरना आसान नहीं होता। किंतु व्यवसाय शुरू करना केवल पहला चरण है। वास्तविक चुनौती तब आरंभ होती है जब उस यूनिट को सफल बनाना हो, लाभदायक बनाना हो और बदलते औद्योगिक परिवेश की तेज हवाओं के विरुद्ध उसे स्थिरता से आगे बढ़ाना हो। इसीलिए आगे की रणनीतियों और तकनीकी विवरणों में जाने से पहले आइए एक क्षण रुकें और वास्तविकता का सामना करें, क्योंकि परिवर्तन की यात्रा हमेशा आत्ममूल्यांकन से ही शुरू होती है। हर मैन्युफैक्चरिंग लीडर को जवाब देने होंगे ये महत्वपूर्ण प्रश्न। किसी भी ऑपरेशनल बदलाव को लागू करने से पहले अपनी वर्तमान स्थिति का ईमानदारी से मूल्यांकन करना अनिवार्य है। ये मूलभूत प्रश्न न केवल आपकी यूनिट की वास्तविक स्थिति को उजागर करेंगे, बल्कि उन क्षेत्रों को भी चिन्हित करेंगे जहां सुधार की सबसे अधिक आवश्यकता है। 1. स्वच्छता मानक। क्या आप अपनी पूरी सुविधा में कठोर स्वच्छता प्रोटोकॉल बनाए रखते हैं? क्या फ्लो, मशीनरी, स्टोरेज एरिया और वर्कस्टेशन नियमित रूप से मेंटेन और ऑडिट होते हैं? याद रखें, स्वच्छता केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि गुणवत्ता, सुरक्षा और ब्रांड विश्वसनीयता की आधारशिला है। 2. सुरक्षा अनुपालन। क्या आपके कर्मचारी सुरक्षा मानकों और औद्योगिक विनियमों का निरंतर पालन करते हैं? क्या सेफ्टी गियर का उपयोग अनिवार्य है? क्या दुर्घटना रोकथाम सिस्टम सक्रिय है? एक सुरक्षित कार्यस्थल केवल कानूनी आवश्यकता नहीं, बल्कि उत्पादकता और मनोबल दोनों का संरक्षक है। 3. गुणवत्ता की कठोरता। क्या आप उत्पादन के प्रत्येक चरण में गुणवत्ता मानकों को लागू करते हैं? क्या निरीक्षण केवल अंतिम चरण में होता है या हर प्रक्रिया में एम्बेडेड है? क्योंकि गुणवत्ता इंस्पेक्शन से नहीं, सिस्टम से जन्म लेती है। 4. निर्णय लेने की गति। क्या आप निर्णायक नेतृत्व करते हैं या झिझक, विलंब और अनिश्चितता आपकी प्रगति को धीमा कर देती है? औद्योगिक प्रतिस्पर्धा में धीमा निर्णय कभी कभी गलत निर्णय से भी अधिक महंगा पड़ता है। 5. श्रमिकों की प्रेरणा। क्या आपके कर्मचारी प्रेरित, प्रशिक्षित और अपने कार्य में संलग्न हैं? क्या वे केवल काम कर रहे हैं या परिणाम भी दे रहे हैं? क्योंकि मशीनें उत्पादन करती हैं, पर प्रेरित लोग लाभ उत्पन्न करते हैं। तो आइए इन प्रश्नों से बचे नहीं, इनका सामना करें, क्योंकि यहीं से शुरू होती है वास्तविक परिवर्तन की यात्रा। आगे हम विस्तार से समझेंगे कि इन क्षेत्रों में सुधार लाकर कैसे आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक नई ऊंचाई प्राप्त कर सकती है। अब तक हमने परिवर्तन के सिद्धांतों और गुणवत्ता फ्रेमवर्क्स को समझा, लेकिन किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को आगे बढ़ाने से पहले एक और महत्वपूर्ण चरण आता है, और वह है गहन आत्ममूल्यांकन। इसलिए आइए अब हम आगे बढ़ते हैं उन रणनीतिक प्रश्नों की ओर जो आपके परिवर्तन को दिशा देंगे और आपको ये समझने में मदद करेंगे कि आप आज कहां खड़े हैं और आपको कहां पहुंचना है। हर मैन्युफैक्चरिंग लीडर को समय समय पर रुककर अपने संचालन को एक स्ट्रेटेजिक लेंस से देखना चाहिए, क्योंकि दैनिक भागदौड़ में हम अक्सर व्यस्त तो बहुत रहते हैं, पर प्रगति उतनी नहीं हो पाती। सबसे पहला प्रश्न विश्वसनीयता से जुड़ा है। क्या आप अपने वर्कर्स पर लगातार परिणाम देने के लिए पूरी तरह निर्भर रह सकते हैं? क्या आउटपुट व्यक्ति पर निर्भर है या सिस्टम पर? यदि कुछ प्रमुख लोग अनुपस्थित हो जाएं, तो क्या उत्पादन उसी स्थिरता से चलता रहेगा? इसके साथ ही ये देखना भी आवश्यक है कि क्या आपके पास सभी क्रिटिकल पोजीशंस और वर्कर्स के लिए कंटीजेंसी प्लान्स मौजूद हैं। यदि कोई सुपरवाइजर, मशीन ऑपरेटर या क्वालिटी इंचार्ज अचानक उपलब्ध न हो, तो क्या बैकअप तैयार है?
या संचालन तुरंत प्रभावित हो जाएगा? अब एक और महत्वपूर्ण नेतृत्व संबंधित प्रश्न, क्या आप अपना अधिकांश समय केवल आंतरिक समस्याएं सुलझाने में व्यतीत कर रहे हैं? यदि मालिक या निदेशक का 80% समय शिकायतें, मशीन ब्रेकडाउन, उपस्थिति और छोटे विवादों में ही चला जाए, तो कंपनी विस्तार, नए बाजार, नई तकनीक और रणनीतिक साझेदारियों पर ध्यान कब दिया जाएगा? इसी क्रम में अगला प्रश्न आता है, क्या आपके मार्केटिंग और सेल्स प्रयास वास्तव में प्रभावी हैं? क्या वे केवल गतिविधि हैं या परिणाम भी दे रहे हैं? क्या नए ग्राहक जुड़ रहे हैं? क्या ब्रांड की विश्वसनीयता बढ़ रही है? या उत्पादन क्षमता होने के बावजूद ऑर्डर फ्लो सीमित है? और फिर आता है एक अत्यंत महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर उपेक्षित क्षेत्र, सरकारी नीतियां और नियामकीय ढांचा। क्या आप अपने उद्योग को प्रभावित करने वाली गवर्नमेंट पॉलिसीज, सब्सिडीज, कंप्लायंस आवश्यकताओं और रेगुलेशन से पूरी तरह अवगत हैं? क्योंकि कई बार लाभ केवल उत्पादन बढ़ाने से नहीं, बल्कि सही नीति लाभ उठाने से भी बढ़ता है। जब आप इन सभी प्रश्नों का ईमानदारी से, निष्पक्षता से उत्तर देते हैं, तो एक वास्तविक चित्र सामने आता है आपकी वर्तमान संचालन स्थिति का और उस लाभदायक, लचीली, उच्च प्रदर्शन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का जिसे आप बनाना चाहते हैं। इन उत्तरों से जो अंतराल सामने आते हैं, वही आपके परिवर्तन का रोड मैप बनते हैं। इसलिए इस असेसमेंट को केवल प्रश्नावली न समझें, इसे अपने ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा, गति और प्राथमिकताओं को निर्धारित करने वाला रणनीतिक उपकरण माने। तो आइए अब हम बात शुरू करते हैं वास्तविक और व्यवहारिक पक्ष से, प्रभावी संगठनात्मक परिवर्तन के उन आवश्यक सिद्धांतों की जो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्थायी रूप से बदलने की क्षमता रखते हैं। किसी भी विनिर्माण इकाई में परिवर्तन लागू करना केवल मशीनों, तकनीक या प्रक्रियाओं तक सीमित विषय नहीं होता। यह उतना ही लोगों, नेतृत्व और संगठनात्मक संस्कृति से जुड़ा हुआ आयाम है। जब तक सिस्टम और लोग दोनों समान रूप से विकसित नहीं होते, तब तक उच्च प्रदर्शन संचालन की नींव तैयार नहीं हो पाती। सबसे पहले हमें उस जोखिम को समझना होगा जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, सिंगल पॉइंट डिपेंडेंसी। यदि कोई महत्वपूर्ण कार्य केवल एक ही व्यक्ति पर निर्भर है, तो उसकी अनुपस्थिति या असमर्थता पूरे संचालन को प्रभावित कर सकती है। इसलिए आवश्यक है कि टीम को क्रॉस ट्रेन किया जाए, ज्ञान साझा किया जाए और प्रक्रियाओं को व्यक्ति निर्भर नहीं बल्कि सिस्टम निर्भर बनाया जाए। यही निरंतरता और स्थिरता की पहली शर्त है। इसके साथ ही संगठनों को केवल वर्तमान संचालन पर नहीं बल्कि संभावित व्यवधानों पर भी ध्यान देना होता है। आकस्मिक योजनाएं बनाना नेतृत्व की दूरदर्शिता का संकेत है। महत्वपूर्ण भूमिकाओं, मशीनों और सप्लाई चेन के लिए बैकअप तैयार रखना संगठन को लचीला बनाता है। लचीलापन संयोग से नहीं आता, ये पूर्व नियोजन से निर्मित होता है। अब बात आती है कार्यबल की। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मशीनों से नहीं, लोगों से चलती है। यदि कर्मचारी प्रेरित, संलग्न और उद्देश्य से जुड़े हों, तो वही कार्यस्थल गुणवत्ता, नवाचार और उत्पादकता का केंद्र बन जाता है। संलग्न कर्मचारी केवल काम नहीं करते, वे सुधार सुझाते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं और संगठन की वृद्धि में भागीदार बनते हैं। हालांकि प्रेरणा बनाए रखने के लिए कार्यभार का संतुलन भी उतना ही आवश्यक है। अल्पकालिक लक्ष्यों के दबाव में यदि कर्मचारियों पर अत्यधिक भार डाला जाए, तो उसके प्रभाव गुणवत्ता, सुरक्षा और मनोबल तीनों पर दिखाई देते हैं। तनावग्रस्त कार्यबल दीर्घकालिक उत्पादकता बनाए नहीं रख सकता। इसलिए एक संतुलित, सहयोगी और सम्मानजनक वातावरण अनिवार्य है। नेतृत्व का अगला महत्वपूर्ण आयाम है निर्णय लेने की क्षमता। औद्योगिक प्रतिस्पर्धा में निर्णय की गति महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल गति पर्याप्त नहीं होती। निर्णय डेटा आधारित, संतुलित और दूरदर्शी होने चाहिए। अत्यधिक विलंब अवसरों को खो देता है और अत्यधिक जल्दबाजी जोखिम को बढ़ा देती है। प्रभावी नेतृत्व वही है जो गति और बुद्धिमत्ता दोनों का संतुलन साध सके। अंततः संगठनात्मक सशक्तिकरण का मूल है प्रतिनिधिमंडल। जब नेतृत्व अधिकार और उत्तरदायित्व साझा करता है, तो कर्मचारी केवल कार्य निष्पादक नहीं रहते, वे संगठनात्मक सफलता के सहभागी बन जाते हैं। प्रतिनिधिमंडल केवल कार्य बांटना नहीं, बल्कि भविष्य के नेतृत्व का निर्माण करना है। यही वे सिद्धांत हैं जो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अधिक लचीला, अधिक सक्षम और अधिक लाभदायक बना सकते हैं, यदि उन्हें संरचित ढंग से लागू किया जाए। अब तक हमने संगठनात्मक परिवर्तन के सिद्धांतों को समझा, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं उस वास्तविक ढांचे की ओर, उन सिद्ध गुणवत्ता फ्रेमवर्क्स की ओर जो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन को संरचित, मापनीय और लाभदायक परिवर्तन की दिशा में ले जाते हैं। गुणवत्ता उत्कृष्टता केवल अच्छे इरादों से प्राप्त नहीं होती। हम अच्छी क्वालिटी बनाएंगे, यह एक विचार है, सिस्टम नहीं।
वास्तविक परिवर्तन के लिए आवश्यक होती है संरचित मेथोडोलॉजीज, मापनीय प्रक्रियाएं और निरंतर निगरानी। इन्हीं उद्देश्यों के लिए कुछ सिद्ध फ्रेमवर्क्स विकसित किए गए हैं, जिन्होंने विश्व भर की विनिर्माण इकाइयों, चाहे वे बड़ी हो या छोटी, दक्षता, निरंतरता और लाभप्रदता में क्रांतिकारी सुधार दिलाया है। इन्हें हम छोटे यूनिट्स के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक नट बोल्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। सबसे पहले बात करते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट (TQM) की। TQM केवल क्वालिटी चेकिंग सिस्टम नहीं है, यह एक संगठनात्मक संस्कृति है। नट बोल्ट यूनिट के संदर्भ में सोचिए, यदि गुणवत्ता केवल अंतिम निरीक्षण पर निर्भर है तो दोषपूर्ण प्रोडक्ट पहले ही लागत बढ़ा चुके होते हैं। लेकिन यदि TQM लागू हो तो कच्चे माल की जांच से लेकर थ्रेड कटिंग, हीट ट्रीटमेंट, प्लेटिंग और पैकेजिंग, हर चरण पर गुणवत्ता एम्बेड हो जाती है। मशीन ऑपरेटर स्वयं गुणवत्ता का संरक्षक बनता है, सुपरवाइजर केवल मॉनिटर नहीं, कोच बनता है और रिजेक्शन रेट स्वतः घटने लगता है। परिणाम: कम वेस्टेज, कम रिवर्क, अधिक ग्राहक विश्वास। अब आते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस इम्प्रूवमेंट (CPI) पर। यह एक व्यवस्थित पद्धति है जो बड़े बदलावों के बजाय छोटे, निरंतर सुधारों पर आधारित होती है। मान लीजिए उसी नट बोल्ट यूनिट में मटेरियल मूवमेंट अव्यवस्थित है। रॉ मटेरियल एक कोने में, मशीनें दूसरे कोने में और फिनिश्ड गुड्स तीसरी दिशा में। ऑपरेटर का समय उत्पादन से अधिक मटेरियल उठाने रखने में जा रहा है। CPI अप्रोच में टीम बैठती है, लेआउट मैप करती है, मूवमेंट टाइम मापती है और केवल मशीनों का पुनर्संयोजन कर देती है। परिणाम: उत्पादन गति बढ़ती है, थकान घटती है और बिना नई मशीन खरीदे आउटपुट बढ़ जाता है। यही है इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट की शक्ति। अब बात करते हैं जापानी दर्शन काइजन की। काइजन का अर्थ है छोटे, निरंतर सुधार पर सभी की भागीदारी से। नट बोल्ट यूनिट में यदि केवल मालिक ही सुधार सोचता रहे तो परिवर्तन सीमित रहेगा। लेकिन यदि मशीन ऑपरेटर सुझाव दे कि टूल बदलने का समय कम किया जा सकता है, यदि हेल्पर बताए कि मिक्स अप रोकने के लिए कलर कोडिंग हो सकती है, यदि पैकिंग स्टाफ सुझाव दे कि बॉक्स साइज स्टैंडर्ड किए जाएं, तो छोटे छोटे सुधार मिलकर बड़ा परिचालन परिवर्तन बना देते हैं। काइजन कर्मचारियों को केवल श्रमिक नहीं रहने देता, उन्हें सुधार भागीदार बना देता है। तो चाहे यूनिट बड़ी हो या छोटी, चाहे ऑटोमोबाइल प्लांट हो या नट बोल्ट निर्माण इकाई, सिद्धांत समान रहते हैं। TQM गुणवत्ता को संस्कृति बनाता है, CPI प्रक्रियाओं को दक्ष बनाता है और काइजन लोगों को परिवर्तन का सहभागी बनाता है। जब ये तीनों फ्रेमवर्क साथ लागू होते हैं तो परिणाम केवल बेहतर उत्पादन नहीं, बल्कि स्थायी लाभप्रदता, ग्राहक विश्वास और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त के रूप में दिखाई देते हैं। अब तक हमने गुणवत्ता के मूल फ्रेमवर्क्स को समझा और यह भी देखा कि छोटे छोटे सुधार किस प्रकार बड़े परिणाम ला सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं उन्नत गुणवत्ता प्रणालियों की ओर, ऐसी प्रणालियां जो विश्व स्तरीय मैन्युफैक्चरिंग उत्कृष्टता की पहचान मानी जाती है। हम बात कर रहे हैं सिक्स सिग्मा और लीन मैन्युफैक्चरिंग की। इन दोनों को यदि सही ढंग से समझकर लागू किया जाए तो एक साधारण नट बोल्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी गुणवत्ता, लागत और डिलीवरी तीनों में असाधारण सुधार प्राप्त कर सकती है। सबसे पहले समझते हैं सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी को। सिक्स सिग्मा मूलतः एक डेटा संचालित दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य है दोषों को समाप्त करना, प्रक्रिया में भिन्नता को कम करना और उत्पादन को अत्यधिक सुसंगत बनाना। मान लीजिए आपकी नट बोल्ट यूनिट में ग्राहकों से बार बार शिकायत आ रही है कि थ्रेड फिटमेंट सही नहीं है या नट ढीला बैठता है। पहला चरण होता है डिफाइन। यहाँ आप समस्या को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं। क्या समस्या सभी साइज में है या केवल कुछ विशेष डायमीटर में? क्या यह एक मशीन से जुड़ी है या पूरी लाइन से? समस्या जितनी स्पष्ट परिभाषित होगी, समाधान उतना ही सटीक होगा। दूसरा चरण है मेजर। अब अनुमान नहीं, डेटा बोलता है। आप रिजेक्शन रेट मापते हैं, थ्रेड पिच वेरिएशन रिकॉर्ड करते हैं, मशीन सेटिंग्स, टूल वियर और बैच वाइज आउटपुट डेटा एकत्र करते हैं। यहीं से वास्तविक तस्वीर सामने आना शुरू होती है। तीसरा चरण है एनालाइज। अब डेटा का विश्लेषण किया जाता है। मान लीजिए पता चलता है कि समस्या केवल उस शिफ्ट में अधिक है जहां टूल बदलने का अंतराल अधिक लंबा है, या हीट ट्रीटमेंट तापमान में सूक्ष्म अंतर आ रहा है, या रॉ मटेरियल की हार्डनेस बैच वाइज बदल रही है। यानी अब हम लक्षण नहीं, मूल कारण तक पहुंचते हैं। चौथा चरण है इम्प्रूव। अब समाधान लागू होते हैं। टूल चेंज इंटरवल स्टैंडर्डाइज किया जाता है, मशीन कैलिब्रेशन फिक्स किया जाता है, हीट ट्रीटमेंट के लिए डिजिटल कंट्रोल जोड़ा जाता है और तुरंत रिजेक्शन गिरना शुरू हो जाता है। अंतिम चरण है कंट्रोल। यही वो चरण है जहां अधिकांश यूनिट्स चूक जाती हैं। सुधार लागू तो हो जाते हैं पर टिकते नहीं।
सिक्स सिग्मा में कंट्रोल चार्ट्स, ऑडिट्स और प्रोसेस मॉनिटरिंग के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि सुधार स्थायी बने रहे। इस प्रकार DMAIC की पूर्ण प्रक्रिया समस्या से स्थायी समाधान तक की वैज्ञानिक यात्रा बन जाती है। अब आते हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग पर। जहां सिक्स सिग्मा दोष कम करता है, वहीं लीन अपव्यय समाप्त करता है। लीन का मूल सिद्धांत है, जो मूल्य नहीं जोड़ता वो कचरा है। नट बोल्ट यूनिट के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए रॉ मटेरियल गोदाम में है, कटिंग मशीन दूसरी ओर, थ्रेडिंग तीसरी ओर और प्लेटिंग यूनिट अलग शेड में। मटेरियल बार बार उठ रहा है, रख रहा है, मूवमेंट में समय और श्रम दोनों खर्च हो रहे हैं, पर ग्राहक के लिए कोई अतिरिक्त मूल्य नहीं जुड़ रहा। लीन सबसे पहले करता है प्रोसेस मैपिंग। पूरे उत्पादन प्रवाह का विस्तृत मानचित्र बनाया जाता है। रॉ मटेरियल एंट्री से लेकर फिनिश्ड गुड्स डिस्पैच तक हर कदम को विजुअलाइज किया जाता है और यहीं से छिपी हुई अक्षमताएं सामने आती हैं। कहाँ अनावश्यक मूवमेंट है, कहाँ वेटिंग टाइम है, कहाँ ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, कहाँ रिवर्क जमा हो रहा है। उदाहरण के लिए, यदि प्लेटिंग बैच देर से तैयार हो रहा है तो उससे पहले की 3 प्रक्रियाएं रुक रही हैं। यह एक बॉटलनेक है। लीन इस बॉटलनेक को हटाने पर फोकस करता है, या तो कैपेसिटी बढ़ाकर या फ्लो बैलेंस करके। इसी प्रकार पैकेजिंग में यदि अलग अलग बॉक्स साइज के कारण समय अधिक लग रहा है तो स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है। धीरे धीरे उत्पादन प्रवाह सुव्यवस्थित हो जाता है। परिणाम क्या होता है? कम मूवमेंट, कम वेटिंग, कम इन्वेंट्री, तेज डिलीवरी और कम लागत। यानी बिना नई मशीन खरीदे भी लाभप्रदता बढ़ने लगती है। जब सिक्स सिग्मा और लीन साथ लागू होते हैं तो एक दोष कम करता है, दूसरा अपव्यय हटाता है और मिलकर वे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को उच्च गुणवत्ता, उच्च दक्षता और उच्च लाभप्रदता की दिशा में ले जाते हैं। चाहे यूनिट छोटी हो, जैसे नट बोल्ट निर्माण, या बड़ी ऑटोमोटिव सप्लाई चेन का हिस्सा, सिद्धांत समान रूप से प्रभावी रहते हैं। आगे हम देखेंगे कि इन उन्नत प्रणालियों को चरणबद्ध तरीके से लागू कैसे किया जाए, ताकि परिवर्तन केवल प्रोजेक्ट न रहे बल्कि कल्चर बन जाए। अब तक हमने गुणवत्ता प्रणालियों, प्रक्रिया सुधार और उन्नत मेथोडोलॉजीज को समझा, लेकिन किसी भी मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसफॉर्मेशन का अंतिम उद्देश्य एक ही होता है, आपकी बॉटम लाइन यानी आपकी वास्तविक लाभप्रदता को बढ़ाना। क्योंकि उत्पादन बढ़ना और लाभ बढ़ना दोनों हमेशा समान नहीं होते। कई यूनिट्स अधिक उत्पादन करती हैं पर कम कमाती हैं, क्योंकि अपशिष्ट, त्रुटियां और अप्रत्यक्ष लागतें लाभ को धीरे धीरे समाप्त कर देती हैं। इसलिए लाभप्रदता सुधार के लिए एक बहुआयामी, संरचित दृष्टिकोण आवश्यक होता है, जो अपशिष्ट, उत्पादन त्रुटि, माप सटीकता और निरंतर सीखने सभी को संबोधित करे। इसे हम फिर उसी नट बोल्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहला फोकस क्षेत्र है कचरा कम करना। ये कचरा केवल स्क्रैप मेटल नहीं होता, ये समय का भी हो सकता है, ऊर्जा का भी, मूवमेंट का भी और ओवर प्रोसेसिंग का भी। मान लीजिए कटिंग के बाद बचा स्क्रैप बिना वर्गीकरण के बेचा जा रहा है, जबकि अलग अलग ग्रेड के स्क्रैप का मूल्य अलग हो सकता है। या मशीनें बिना लोड के भी चल रही हैं, ऊर्जा व्यर्थ जा रही है। या ऑपरेटर टूल ढूंढने में समय गंवा रहा है। जब इन सभी अपशिष्टों की पहचान कर उन्हें समाप्त किया जाता है तो बिना उत्पादन बढ़ाए ही लाभ बढ़ने लगता है। अब दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है उत्पादन त्रुटियों को कम करना। नट बोल्ट यूनिट में यदि बार बार थ्रेड मिसमैच, लंबाई वेरिएशन या प्लेटिंग डिफेक्ट आ रहे हैं तो केवल निरीक्षण बढ़ाने से समस्या हल नहीं होगी। यहाँ आवश्यक है एरर प्रूफिंग। उदाहरण के लिए, गलत डाई फिट ही न हो सके ऐसा मैकेनिकल इंटरलॉक, गलत साइज मिक्सअप रोकने के लिए कलर कोडिंग, या मशीन सेटिंग्स के लिए डिजिटल प्रीसेट्स। जब त्रुटि होने की संभावना ही कम कर दी जाती है तो रिजेक्शन और रीवर्क लागत स्वतः घट जाती है। अब आते हैं एक अत्यंत तकनीकी लेकिन महत्वपूर्ण विषय पर, गेज R&R। यदि आपके माप उपकरण ही सटीक नहीं है तो आपका पूरा गुणवत्ता डेटा संदिग्ध हो जाता है। मान लीजिए 3 इंस्पेक्टर एक ही बोल्ट की लंबाई मापते हैं और तीनों का रीडिंग अलग आता है, तो समस्या प्रोडक्ट में है या माप प्रणाली में? गेज रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी अध्ययन ये सुनिश्चित करता है कि माप भिन्नता न्यूनतम हो और आपका डेटा वास्तविकता को सटीक रूप से दर्शाए। सटीक माप सटीक निर्णय की नींव है। अब बात करते हैं करेक्टिव एक्शन प्लान यानी कैप की। अक्सर यूनिट्स में समस्याएं बार बार दोहराई जाती हैं क्योंकि उन्हें व्यवस्थित रूप से बंद नहीं किया जाता। कैप अप्रोच में समस्या दर्ज होती है, मूल कारण विश्लेषित होता है, सुधार लागू होता है और उसकी प्रभावशीलता ट्रैक की जाती है। उदाहरण के लिए, यदि प्लेटिंग पील ऑफ की शिकायत आए तो केवल बैच बदलना समाधान नहीं। कैप में केमिकल कंसंट्रेशन, प्री ट्रीटमेंट, टैंक टाइम और ऑपरेटर प्रैक्टिस सब विश्लेषित होते हैं।
तभी स्थायी सुधार होता है। अंतिम लेकिन निरंतर चलने वाला तत्व है बार बार आकलन। नियमित गुणवत्ता मूल्यांकन मानकों को ऊंचा बनाए रखते हैं। छोटे विचलन प्रारंभिक चरण में ही पकड़ लिए जाते हैं और बड़े नुकसान में बदलने से पहले नियंत्रित हो जाते हैं। जब ये सभी रणनीतियां अपशिष्ट कमी, त्रुटि नियंत्रण, माप सटीकता, कैप सिस्टम और नियमित आकलन संरचित रूप से लागू होते हैं, तो परिणाम केवल गुणवत्ता सुधार नहीं होता, बल्कि आपकी बॉटम लाइन में नाटकीय, मापने योग्य और स्थायी वृद्धि दिखाई देती है। जब त्रुटि होने की संभावना ही कम कर दी जाती है, तो रिजेक्शन और रीवर्क लागत स्वतः घट जाती है। अब आते हैं एक अत्यंत तकनीकी लेकिन महत्वपूर्ण विषय पर, गेज R&R। यदि आपके माप उपकरण ही सटीक नहीं है, तो आपका पूरा गुणवत्ता डेटा संदिग्ध हो जाता है। मान लीजिए 3 इंस्पेक्टर एक ही बोल्ट की लंबाई मापते हैं और तीनों का रीडिंग अलग आता है, तो समस्या प्रोडक्ट में है या माप प्रणाली में? गेज रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी अध्ययन ये सुनिश्चित करता है कि माप भिन्नता न्यूनतम हो और आपका डेटा वास्तविकता को सटीक रूप से दर्शाए। सटीक माप सटीक निर्णय की नींव है। अब बात करते हैं करेक्टिव एक्शन प्लान यानी कैप की। अक्सर यूनिट्स में समस्याएं बार बार दोहराई जाती हैं क्योंकि उन्हें व्यवस्थित रूप से बंद नहीं किया जाता। कैप अप्रोच में समस्या दर्ज होती है, मूल कारण विश्लेषित होता है, सुधार लागू होता है और उसकी प्रभावशीलता ट्रैक की जाती है। उदाहरण के लिए, यदि प्लेटिंग पील ऑफ की शिकायत आए तो केवल बैच बदलना समाधान नहीं। कैप में केमिकल कंसंट्रेशन, प्री ट्रीटमेंट, टैंक टाइम और ऑपरेटर प्रैक्टिस सब विश्लेषित होते हैं। तभी स्थायी सुधार होता है। अंतिम लेकिन निरंतर चलने वाला तत्व है बार बार आकलन। नियमित गुणवत्ता मूल्यांकन मानकों को ऊंचा बनाए रखते हैं। छोटे विचलन प्रारंभिक चरण में ही पकड़ लिए जाते हैं और बड़े नुकसान में बदलने से पहले नियंत्रित हो जाते हैं। जब ये सभी रणनीतियां अपशिष्ट कमी, त्रुटि नियंत्रण, माप सटीकता, कैप सिस्टम और नियमित आकलन संरचित रूप से लागू होते हैं, तो परिणाम केवल गुणवत्ता सुधार नहीं होता, बल्कि आपकी बॉटम लाइन में नाटकीय, मापने योग्य और स्थायी वृद्धि दिखाई देती है। अब तक हमने लाभप्रदता सुधार के कई संरचित आयामों को समझा, प्रक्रिया, गुणवत्ता, अपशिष्ट कमी और सिस्टम सुदृढ़ता के माध्यम से। लेकिन परिवर्तन को गति देने और उसे स्थायी बनाए रखने के लिए कुछ और सिद्ध रणनीतियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं। आइए इन्हें एक समेकित दृष्टिकोण से समझते हैं, लाभप्रदता के अगले स्तर की ओर बढ़ने की रणनीतियों के रूप में। सबसे पहले बात करते हैं विजुअल मैनेजमेंट का लाभ उठाने की। मनुष्य का मस्तिष्क वही अधिक स्वीकार करता है जो वो बार बार देखता है। इसलिए जब आप अपने उत्पादन फ्लो, मीटिंग एरिया और ऑपरेशनल जोन में दृश्य बोर्डों का बड़े पैमाने पर उपयोग करते हैं, तो अमूर्त लक्ष्य ठोस और क्रियान्वयन योग्य बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि नट बोल्ट यूनिट में दैनिक उत्पादन लक्ष्य, रिजेक्शन ट्रेन, सेफ्टी स्कोर और ऑन टाइम डिलीवरी ग्राफ स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो, तो हर कर्मचारी को पता होता है कि संगठन किस दिशा में बढ़ रहा है और उसमें उसका योगदान क्या है। ये दृश्य पारदर्शिता, जवाबदेही, स्वामित्व और सामूहिक उद्देश्य को मजबूत करती है। अब दूसरी रणनीति, बाहरी विशेषज्ञता का लाभ उठाना। कई बार संगठन के भीतर की टीम समस्याओं को देख तो रही होती है, पर उनके समाधान के लिए आवश्यक विशेषज्ञ ज्ञान या बाहरी दृष्टिकोण उपलब्ध नहीं होता। ऐसे समय में बाहरी सलाहकारों, तकनीकी विशेषज्ञों या प्रक्रिया सुधार कंसल्टेंट्स को जोड़ना एक निवेश होता है, व्यय नहीं। वे न केवल समस्याओं की जड़ पहचानते हैं, बल्कि सिद्ध उद्योग प्रथाओं के आधार पर त्वरित और मापनीय समाधान भी प्रस्तुत करते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है ट्रेनिंग में निवेश। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की वास्तविक क्षमता उसकी मशीनों से नहीं, उसके लोगों से निर्धारित होती है। इसलिए फ्रंटलाइन वर्कर से लेकर सीनियर मैनेजमेंट तक नियमित प्रशिक्षण अनिवार्य है। ट्रेनिंग केवल कौशल विकास नहीं, सोच विकास भी है। यह नए प्रतिमान प्रस्तुत करती है, पुरानी धारणाओं को चुनौती देती है और संगठन में सीखने की संस्कृति विकसित करती है। जब आप अपने लोगों को विकसित करते हैं, तो वे आपके व्यवसाय को विकसित करते हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्शन एनवायरनमेंट को ताज़ा रखने की। अत्यधिक दोहराव वाला वातावरण धीरे धीरे उत्साह को कम कर देता है। वर्कर्स कार्य तो करते रहते हैं, पर जुड़ाव घटने लगता है। इसलिए उत्पादन फ्लो पर छोटे छोटे लेकिन निरंतर परिवर्तन आवश्यक हैं। लेआउट रिफ्रेश, विजुअल डिस्प्ले अपडेट, सेफ्टी कैंपेन, काइजन कॉर्नर, ये परिवर्तन वातावरण को जीवंत रखते हैं और भागीदारी बनाए रखते हैं। और अंततः सबसे महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता, डेली क्वालिटी कमिटमेंट। गुणवत्ता कोई एक बार की पहल नहीं है, नहीं, यह केवल क्वालिटी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। ये हर व्यक्ति की, हर प्रक्रिया की, हर दिन की प्रतिबद्धता है।
जब संगठन का हर सदस्य दैनिक गुणवत्ता के प्रति सचेत और प्रतिबद्ध होता है, तभी उत्कृष्टता स्थायी बनती है। इन सभी रणनीतियों, विजुअल मैनेजमेंट, एक्सटर्नल एक्सपर्टीज, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग, डायनामिक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट और डेली क्वालिटी कमिटमेंट को जब संरचित रूप से लागू किया जाता है, तो लाभप्रदता केवल सुधरती नहीं, तेजी से बढ़ती है। आगे हम देखेंगे कि इन सभी तत्वों को एकीकृत कर दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त कैसे निर्मित की जाए। अब तक हमने प्रक्रिया, गुणवत्ता और लाभप्रदता सुधार के अनेक आयामों को समझा। अब हम उस तत्व की ओर बढ़ते हैं जो इन सभी सुधारों को जीवंत, सक्रिय और सतत बनाए रखता है, विजुअल मैनेजमेंट और निरंतर सीखने की शक्ति। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सिस्टम बनाना एक चरण है, पर उन्हें जीवित रखना यह नेतृत्व की निरंतर जिम्मेदारी है। यही विजुअल मैनेजमेंट एक अत्यंत प्रभावी उपकरण बनकर सामने आता है। मानव मस्तिष्क दृश्य जानकारी को टेक्स्ट की तुलना में लगभग 60,000 गुना तेजी से संसाधित करता है। यानी जो बात रिपोर्ट में पढ़ने में समय लेती है, वो विजुअल बोर्ड पर एक नज़र में समझ आ जाती है। कल्पना कीजिए उसी नट बोल्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की, जहां उत्पादन फ्लो पर डेली प्रोडक्शन टारगेट, एक्चुअल आउटपुट, रिजेक्शन रेट, मशीन डाउनटाइम और सेफ्टी कंप्लायंस सभी विजुअल बोर्ड्स पर प्रदर्शित हैं। अब श्रमिकों को अलग से मीटिंग में बताने की आवश्यकता नहीं, वे स्वयं एक नज़र में देख सकते हैं कि उनका प्रदर्शन लक्ष्य के अनुरूप है या नहीं, कहाँ समस्या उत्पन्न हो रही है और सफलता का मानक क्या है। ये पारदर्शिता केवल डेटा साझा नहीं करती, ये जवाबदेही उत्पन्न करती है, ये प्रेरणा जगाती है और सबसे महत्वपूर्ण, यह उद्देश्य की साझा भावना विकसित करती है। जब पूरी टीम एक ही बोर्ड देखती है, तो पूरी टीम एक ही दिशा में सोचने लगती है। लेकिन विजुअल मैनेजमेंट केवल डिस्प्ले नहीं है, इसे जीवंत बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। यदि बोर्ड अपडेट न हो तो वे प्रेरणा नहीं, सजावट बन जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण स्तंभ की, निरंतर सीखने और प्रशिक्षण की। मैन्युफैक्चरिंग वातावरण में अक्सर यह मान लिया जाता है कि मशीन चलाना सीख लिया तो प्रशिक्षण पूरा हो गया। वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। फ्रंटलाइन कर्मचारियों से लेकर सीनियर मैनेजमेंट तक सभी को नियमित प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि मन एक मांसपेशी की तरह निरंतर सक्रिय रहने के लिए नई चुनौतियां और नए दृष्टिकोण मांगता है। जब प्रशिक्षण सत्र आयोजित होते हैं तो वे केवल कौशल नहीं सिखाते, वे सोच को ताज़ा करते हैं, वे नए प्रतिमान प्रस्तुत करते हैं, वे दिनचर्या से आने वाले ठहराव को तोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, यदि नट बोल्ट यूनिट में ऑपरेटर को केवल मशीन चलाना ही सिखाया जाए तो वो ऑपरेटर रहेगा, पर यदि उसे बेसिक क्वालिटी अवेयरनेस, 5S, काइजन और सेफ्टी इम्पैक्ट भी सिखाया जाए तो वही ऑपरेटर सुधार भागीदार बन जाता है। और जब आप अपने लोगों के विकास में निवेश करते हैं तो वे आपके व्यवसाय के विकास में अपना सर्वश्रेष्ठ निवेश करते हैं। एक अंतिम लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण बात, बार बार दोहराए जाने वाले परिसर, अपरिवर्तनीय वातावरण और स्थिर कार्यशैली धीरे धीरे रुचि को कम कर देते हैं और हतोत्साहन को जन्म देते हैं। इसलिए आवश्यक है कि आपका उत्पादन फ्लो गतिशील रहे, आपका प्रशिक्षण नियमित रहे और आपका विजुअल मैनेजमेंट सदैव वर्तमान रहे। यही ऊर्जा, यही ध्यान और यही सामूहिक जागरूकता दीर्घकालिक लाभप्रदता को गति देती है। तो आइए इस संपूर्ण यात्रा को एक अंतिम रोडमैप के रूप में फिर से संक्षेप में समेटते हैं। असाधारण विनिर्माण मुनाफे की दिशा में आपका स्पष्ट, व्यवहारिक और लागू करने योग्य मार्ग। अपनी विनिर्माण इकाई को एक अत्यधिक लाभदायक उद्यम में बदलना कोई कल्पना नहीं है, ये पूरी तरह से प्राप्त करने योग्य वास्तविकता है जब आप सही मानसिकता को सिद्ध परिचालन प्रथाओं के साथ जोड़ते हैं। इस परिवर्तन की शुरुआत हमेशा भीतर से होती है, एक प्रचुरता की मानसिकता से। जब आप यह विश्वास विकसित करते हैं कि लाभप्रदता संभव है, विस्तार संभव है, सुधार संभव है, तो आपका मन स्वतः ही उन मार्गों, समाधानों और अवसरों को पहचानना शुरू कर देता है जो पहले दिखाई नहीं देते थे। यहीं से परिवर्तन की नींव रखी जाती है। इसके बाद ध्यान जाता है मूलभूत सुदृढ़ता पर। स्वच्छता को मानक बनाइए, सुरक्षा को अनिवार्य बनाइए, गुणवत्ता कठोरता को हर प्रक्रिया में स्थापित कीजिए, निर्णय लेने की गति को संतुलित और प्रभावी बनाइए और श्रमिक प्रेरणा को संगठनात्मक संस्कृति का हिस्सा बनाइए। क्योंकि जब बुनियाद मजबूत होती है तभी विकास स्थायी होता है। इसके साथ ही एकल व्यक्तियों पर निर्भरता समाप्त कीजिए, मजबूत आकस्मिक योजनाएं बनाइए और एक सशक्त, संलग्न और उत्तरदायी कार्यबल तैयार कीजिए। अब जब लोग और प्रक्रियाएं तैयार हो तो संरचित गुणवत्ता फ्रेमवर्क्स को लागू कीजिए। TQM गुणवत्ता को संस्कृति बनाता है, काइजन निरंतर सुधार को गति देता है, सिक्स सिग्मा दोष और भिन्नता को कम करता है और लीन अपशिष्ट को समाप्त कर मूल्य को अधिकतम करता है।
इनके साथ साथ अपना सतत फोकस रखिए, कचरा कमी, त्रुटि निवारण, सटीक माप, नियमित मूल्यांकन, विजुअल मैनेजमेंट, निरंतर प्रशिक्षण और कार्यस्थल के पर्यावरणीय नवीनीकरण पर। याद रखिए, गुणवत्ता कोई गंतव्य नहीं है, यह एक दैनिक प्रतिबद्धता है जिसे निरंतर ध्यान, अनुशासन और नेतृत्व की आवश्यकता होती है। और अब सबसे महत्वपूर्ण आह्वान, आज ही शुरुआत कीजिए। इस वीडियो से केवल एक रणनीति चुनिए और उसे इसी सप्ताह लागू कीजिए, क्योंकि छोटे, सुसंगत और अनुशासित कदम ही असाधारण औद्योगिक परिणामों में परिवर्तित होते हैं। यह वीडियो राजीव और जगवंत द्वारा फ्रीडम फॉर इटर्निटी चैनल के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है, ताकि एमएसएमई और एसएमई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सिर्फ चले नहीं, बल्कि आगे बढ़ें, विकसित हो और असाधारण लाभप्रदता प्राप्त करें। यदि आपको यह वीडियो मूल्यवान लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि यह ज्ञान उन उद्योगों तक भी पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। धन्यवाद। आपकी सफलता ही हमारा उद्देश्य है।